नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि जासूसी कांड पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, सॉफ्टवेयर की खरीद पर रोक लगाने की मांग। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि आज से जंतर मंतर पर किसानों की संसद नए कृषि कानून वापस लेने के लिए बनाएंगे सरकार पर दबाव। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि हमारा अगला स्टॉप उत्तर प्रदेश है, भाजपा को उसके गढ़ से लगाएंगे किनारे, किसान प्रदर्शनकारियों ने किया ये बड़ा ऐलान। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के चुनाव में भाजपा को नुकसान पहुंचाने के लिए किसानों ने बड़ा ऐलान कर दिया है। हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि किसान आंदोलन से भाजपा को उत्तर प्रदेश में हार का मुंह देखना पड़ सकता है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। पेगासस जासूसी मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, सॉफ्टवेयर की खरीद पर रोक लगाने की मांग। जी हां दोस्तों, पेगासस के जरिए भारत में विपक्षी नेताओं और पत्रकारों की कथित तौर पर जासूसी का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। वकील मनोहर लाल शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर इस पूरे मामले की एसआईटी द्वारा जांच की मांग की है। इसके साथ ही भारत में पेगासस सॉफ्टवेयर की खरीद पर पूरी तरह से रोक लगाए जाने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि एसआईटी जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में की जानी चाहिए। संसद के मानसून सत्र से पहले पेगासस जासूसी मामला सामने आने के बाद से विपक्ष लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर हो गया है। कांग्रेस इस पूरे मामले की जांच संयुक्त संसदीय समिति से कराने की मांग कर रही है। वहीं सरकार इस जासूसी के मामले को संसद में भी खारिज कर चुकी है। बता दें कि मीडिया संस्थानों के अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने खुलासा किया है कि केवल सरकारी एजेंसियों को ही बेचे जाने वाले इजरायल के जासूसी सॉफ्टवेयर के जरिए भारत के 2 केंद्रीय मंत्रियों, 40 से अधिक पत्रकारों, विपक्ष के 3 नेताओं और एक जज सहित बड़ी संख्या में कारोबारियों और अधिकार कार्यकर्ताओं के 300 से अधिक मोबाइल नंबर हो सकता है हैक किए गए हो। सरकार ने मीडिया रिपोर्टों को खारिज करते हुए कहा कि भारत एक मजबूत लोकतंत्र है और वह अपने सभी नागरिकों की निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार के तौर पर सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही सरकार ने जांचकर्ता, अभियोजक और ज्यूरी की भूमिका निभाने के प्रयास संबंधी मीडिया रिपोर्ट को खारिज कर दिया। रिपोर्ट को भारत के न्यूज पोर्टल द वायर के साथ साथ वॉशिंगटन पोस्ट, द गार्डियन और ले मोंडे सहित 16 अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशनों ने पेरिस के मीडिया गैर लाभकारी संगठन फॉरबिडन स्टोरीज और राइट्स ग्रुप एमनेस्टी इंटरनेशनल द्वारा की गई एक जांच के लिए मीडिया पार्टनर के रूप में प्रकाशित किया है। यह जांच दुनिया भर से 50,000 से अधिक फोन नंबरों की लीक हुई सूची पर आधारित है और माना जाता है कि इजरायली निगरानी कंपनी एनएसओ ग्रुप के पेगासस सॉफ्टवेयर के माध्यम से संभवतः इनकी हैकिंग की गई। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। आज से जंतर मंतर पर किसानों की संसद नए कृषि कानून वापस लेने का बनाएंगे दबाव। जी हां दोस्तों, दिल्ली पुलिस ने किसान संगठनों को कोरोना प्रोटोकॉल के साथ जंतर मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति दे दी है। संसद के मानसून सत्र तक उनका प्रदर्शन बृहस्पतिवार से 9 अगस्त तक चलेगा। यहाँ सुबह से ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखे जा सकते हैं। बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। वैसे तो कोरोना काल में राजनीतिक सामाजिक समारोह की अनुमति नहीं है, लेकिन पुलिस ने इस प्रदर्शन में रोजाना 200 किसानों को शामिल होने की छूट दी है। पुलिस 200 किसानों को अपनी निगरानी में जंतर मंतर लाएगी। किसानों को 11 बजे से शाम 5 बजे तक प्रदर्शन की छूट मिली है। 5 बजे के बाद वह सिंघू बॉर्डर लौट जाएंगे। उधर खालिस्तान समर्थक गुरपवंत सिंह पन्नू ने पंजाब के युवाओं व किसानों से बड़ी संख्या में दिल्ली पहुंचने की अपील की है। इसके मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली जिले को 5 जोन में बांटकर हर जोन की सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी उपायुक्त स्तर के पुलिस अधिकारी को दे दी है। इससे पहले मानसून सत्र के दौरान प्रदर्शन के बारे में दिल्ली पुलिस के साथ किसान संगठनों की 2 दौर की बैठक हुई। इसके बाद बुधवार को दोनों पक्षों के बीच रजामंदी हो गई। किसान संगठनों ने पुलिस को आश्वस्त किया कि वह सिंघू बॉर्डर से रवाना होने वाले सभी किसानों की लिस्ट पुलिस को दे देंगे। इसके अलावा दूसरे किसी शख्स के शामिल होने की जिम्मेदारी उनकी नहीं होगी। इस दौरान किसी भी तरह की अव्यवस्था को रोकने के लिए पुलिस अपने सुरक्षा घेरे में किसानों को जंतर मंतर तक पहुंचाएगी। जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान किसान केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने, न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी सहित अपनी मांगों के समर्थन में आवाज उठाएंगे। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से किसान संगठनों ने सभी सांसदों को पीपल्स व्हिप जारी कर अपील की है। वह किसानों की संसद में किस दल ने उनकी आवाज किस तरह उठाई है, इस पर भी किसानों की नजर रहेगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। हमारा अगला स्टॉप यूपी है, बीजेपी को उसके गढ़ में लगाएंगे किनारे, किसान प्रदर्शनकारियों ने किया ऐलान। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के लाए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों ने गुरुवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर फिर से धरने की शुरुआत की है। हालांकि किसानों ने अब ऐलान किया है कि उनका अगला स्टॉप उत्तर प्रदेश है, जहां प्रदर्शनकारियों ने बीजेपी को अलग थलग करने की योजना बनाई है। प्रदर्शनकारी किसान एक बार फिर से कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग के साथ उत्तर प्रदेश में व्यापक विरोध प्रदर्शन की तैयारी कर रहे हैं। बता दें कि अगले साल उत्तर प्रदेश में विधानसभा
विधानसभा चुनाव होने हैं। सिंघू बॉर्डर पर मौजूद किसान नेता प्रेम सिंह भांगू ने कहा, हमारा अगला स्टॉप उत्तर प्रदेश है, जो बीजेपी का गढ़ है। हम बीजेपी को पूरी तरह अलग थलग कर देंगे। समाचार एजेंसी ANI से भांगू ने कहा, हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन कृषि कानूनों को वापस लेने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है। बता दें कि किसानों ने अभी तक सरकार से 11 दौर की वार्ताएं की हैं, लेकिन कोई हल नहीं निकला। हालांकि लंबे समय से यह वार्ता रुकी हुई है। सैकड़ों की संख्या में किसान दिल्ली के सिंघू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डरों पर बीते साल नवंबर से ही तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान इन तीनों कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। आंदोलनकारी किसानों ने आज से दिल्ली के जंतर मंतर पर भी प्रदर्शन का ऐलान किया है। आज से हर रोज 200 किसान जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करेंगे। किसानों ने ऐलान किया है कि यह धरना संसद की कार्यवाही की तर्ज पर चलेगा, जिसमें रोज स्पीकर और डिप्टी स्पीकर चुने जाएंगे और बिलों पर चर्चा होगी। किसानों की यह संसद 13 अगस्त यानी संसद के मानसून सत्र के आखिरी दिन तक चले। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ऑक्सीजन की कमी से मौत पर सियासी घमासान जारी, राहुल गांधी बोले, सब याद रखा जाएगा। जी हां दोस्तों, ऑक्सीजन की कमी से मौत को लेकर दिए गए केंद्र सरकार के बयान पर विपक्ष का हंगामा लगातार जारी है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने गुरुवार को फिर से केंद्र सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर करते हुए कहा है, सब याद रखा जाएगा। राहुल गांधी ने जो वीडियो शेयर किया है उसमें ऑक्सीजन के कारण दिल्ली में हुई मौत की खबरें फ्लैश होती दिख रही हैं। साथ ही ऑक्सीजन में तड़पे मरीजों की तस्वीरें भी दिख रही हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने इससे पहले बुधवार को भी एक ट्वीट के जरिए केंद्र सरकार पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था, सिर्फ ऑक्सीजन की ही कमी नहीं थी, संवेदनशीलता व सत्य की भारी कमी तब भी थी, आज भी है। राहुल गांधी के इस बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने प्रतिक्रिया देते हुए राहुल गांधी को बददिमाग राजकुमार था। गिरिराज सिंह ने कहा था कि उनके पास दिमाग की कमी है। आपको बता दें कि ये सारा हंगामा राज्यसभा में केंद्र सरकार के द्वारा दिए गए एक बयान को लेकर हो रहा है। दरअसल मंगलवार को राज्यसभा में केंद्र की तरफ से ये कहा गया था कि देश में ऑक्सीजन की कमी से होने वाली एक मौत का डाटा राज्यों ने नहीं दिया है। सरकार के इस बयान को लेकर सियासत शुरू हो गई है। विपक्ष ने केंद्र पर हमले करना शुरू कर दिया है। शिवसेना ने तो केंद्र सरकार पर मुकदमा तक दर्ज करने की बात कही थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। संसद में भी सुनाई दी दैनिक भास्कर पर एक्शन की गूंज। कांग्रेस बोली, कोरोना पर सच दिखाने की कीमत चुका रही कंपनी। जी हां दोस्तों, मीडिया संस्थान दैनिक भास्कर ग्रुप के दफ्तरों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने छापेमारी की है। आयकर विभाग ने टैक्स चोरी के आरोपों में मीडिया समूह दैनिक भास्कर के विभिन्न शहरों में स्थित परिसरों में गुरुवार को रेड मारे। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि छापेमारी भोपाल, जयपुर, अहमदाबाद और कुछ अन्य स्थानों पर की जा रही है। हालांकि दैनिक भास्कर पर छापेमारी की गूंज संसद में भी सुनाई दी और कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी पार्टियों ने ऐसा हंगामा किया कि राज्यसभा की कार्यवाही भी कुछ समय के लिए स्थगित करनी पड़ गई। समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक दैनिक भास्कर पर रेड के खिलाफ संसद में विपक्षी दलों के सदस्यों ने मीडिया समूह दैनिक भास्कर पर टैक्स छापे और जासूसी विवाद पर जमकर नारेबाजी की, जिसके बाद राज्यसभा की कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। इधर आधिकारिक सूत्रों की माने तो यह कार्रवाई विभिन्न राज्यों में संचालित हिंदी मीडिया समूह के प्रवर्तकों के खिलाफ भी है। दैनिक भास्कर पर छापेमारी को लेकर कांग्रेस नेता जयराम नरेश ने लेकर दिग्विजय सिंह ने प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस के दिग्गज नेता जयराम रमेश ने ट्वीट किया, दैनिक भास्कर ने अपनी रिपोर्टिंग के जरिए मोदी सरकार की ओर से कोरोना के कुप्रबंधन का खुलासा किया था। अब उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। यह अघोषित आपातकाल है, जैसा अरुण शौरी कहते हैं कि यह मॉडिफाइड इमरजेंसी है। करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल ने मोदी सरकार पर लगाया संगीन आरोप, कहा केंद्र के गलत फैसलों से हुई 50 लाख लोगों की मौत। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर एक बार फिर जोरदार हमला बोला। राहुल ने ट्वीट के जरिए मोदी सरकार को घेरते हुए कहा कि कोरोना के कारण बड़ी संख्या में हुई मौतों के लिए केंद्र की गलत नीतियां जिम्मेदार हैं। राहुल ने कहा कि सरकार कोरोना से निपटने में नाकाम रही, जिसके चलते महामारी की दूसरी लहर में 50 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हुई है। राहुल ने ट्वीट किया, सच्चाई, भारत सरकार के गलत निर्णयों के कारण कोविड महामारी की दूसरी लहर में हमारे 50 लाख भाई बहनों और माता पिताओं को जान गंवानी पड़ी है। इससे पहले पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने ऑक्सीजन की कमी के कारण लोगों की मौत नहीं होने की केंद्र सरकार की दलील को गलत बताया और कहा कि लोगों मौत की असली वजह सरकार की गलत नीति रही है। गौरतलब है कि कोरोना महामारी और उससे जुड़े फैसलों को लेकर राहुल गांधी सरकार को लगातार कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। अपने एक और ट्वीट में उन्होंने कहा, अपनों को खोने वालों के आंसुओं में सब रिकॉर्ड है। वहीं इससे पहले उन्होंने कहा था कि सिर्फ ऑक्सीजन की ही कमी नहीं थी, संवेदनशीलता व सत्य की भारी कमी तब भी थी, आज भी है। बता दें कि मंगलवार को संसद के मानसून सत्र के दौरान विपक्ष ने सरकार पर कोरोना से हुई मौतों का आंकड़ा छुपाने का आरोप लगाया। इसका केंद्रीय मंत्री
जवाब भी दिया। उन्होंने कोरोना पर राजनीति करने और आंकड़े छिपाने के आरोपों को सिरे से नकारते हुए कहा कि जिन राज्यों में कोविड प्रबंधन की दिशा में बेहतर काम हुआ है उनकी खुलकर सराहना की गई है और यह नहीं देखा गया कि उन राज्यों में कौन से दल की सरकार है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लखनऊ में कार्यकर्ताओं में उत्साह भर गए। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव बथरा से समाजवादी रथ पर हुए सवार। जी हां दोस्तों, वैसे तो सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अक्सर कानपुर रोड से गुजरते हैं, लेकिन बुधवार को उनका कारवां जब उन्नाव की तरफ बढ़ा तो कई बार रुका। ढोल नगाड़ों के बीच एयरपोर्ट से लेकर बथरा तक कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ रहा था। अखिलेश यादव यहां रुके और कार्यकर्ताओं से रूबरू भी हुए। बथरा तक वह अपनी फ्लीट की कार से पहुंचे, जबकि वहां पहले से तैयार समाजवादी रथ में सवार होकर उन्नाव के पूर्व विधायक उदयराज यादव को लेकर वह आगे रवाना हुए। अखिलेश उन्नाव के सरौसा में बने मनोहर लाल इंटर कॉलेज में पूर्व मंत्री मनोहर लाल की प्रतिमा का अनावरण करने लखनऊ से सुबह 10:30 बजे रवाना हुए। अपने चुनावी सफर का आगाज करने के लिए अखिलेश यादव ने इस बार अपने समाजवादी रथ को चुना। लखनऊ की सीमा में बथरा तक उनके स्वागत के लिए कार्यकर्ताओं की खासी भीड़ उमड़ी। ऐसे में रथ यात्रा को लखनऊ की सीमा के क्षेत्र बथरा से आरंभ करने का निर्णय लिया गया। अखिलेश अपनी फ्लीट के साथ एयरपोर्ट होते हुए कटिया बगिया पहुंचे। यहाँ सुबह से ही शिव शंकर सिंह शंकरी, पूर्व जिलाध्यक्ष अशोक यादव, पूर्व विधायक इरशाद खान, पूर्व एमएलसी प्रदीप सिंह, जिला उपाध्यक्ष विनीत दीक्षित, पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के पूर्व जिलाध्यक्ष अजय प्रताप बिन्नो व प्रदेश सचिव वीर बहादुर सिंह सहित कई नेता तैयारियों के साथ जुट गए। अखिलेश यादव का कारवां यहां रुका तो ढोल नगाड़ों के बीच कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। कुछ कार्यकर्ताओं ने गदा तो किसी ने उनको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की तस्वीरें भेंट की। अखिलेश ने कार्यकर्ताओं से मिशन 2022 की तैयारियों में जुटने का आह्वान किया। इसके बाद वह बंथरा पहुंचे, जहां तैयार समाजवादी रथ से उन्नाव की ओर रवाना हो गए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जेल से निकलते ही फॉर्म में लौटे चौटाला, किसान नेताओं से मिले, संसद के बाहर प्रदर्शन का ऐलान। जी हां दोस्तों, शिक्षक घोटाला मामले में इसी महीने की शुरुआत में जेल से रिहा होने के बाद हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला अब पूरी तरह से फॉर्म में लौट गए हैं। बुधवार को पूर्व सीएम ओपी चौटाला दिल्ली हरियाणा के सिंघू बॉर्डर के पास पहुंचे। यहाँ केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन चल रहा है। पूर्व सीएम ने प्रदर्शनकारी किसानों से मुलाकात की। किसानों के बीच बैठकर चौटाला ने किसान आंदोलन को हवा देने की कोशिश की और 3 कृषि कानूनों को लेकर सरकार के खिलाफ रणनीति पर भी चर्चा की। ओम प्रकाश चौटाला ने यहां कहा कि विपक्षी सांसद गुरुवार को संसद भवन का घेराव करेंगे। यह सांसद किसानों के समर्थन में यह घेराव करेंगे और सरकार से तीनों कृषि कानूनों को जल्द से जल्द वापस लेने की मांग करेंगे। ओम प्रकाश चौटाला ने बहादुरगढ़ के बाईपास पर आंदोलन स्थल पर एक सभा को संबोधित करते हुए सरकार पर निशाना भी साधा। चौटाला ने कहा कि चुनी हुई सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जनहित के कार्यों में रुचि ले, लेकिन दिक्कत यह है कि जब सत्ता गलत लोगों के हाथ में आ जाती है तो सत्ता में बैठे लोग उसका दुरुपयोग करते हैं। नतीजा यह होता है कि जनता के कार्य होते नहीं और फिर जनता बगावत पर उतर आती है। वर्तमान में ऐसा ही हो रहा है। किसानों से मिलने के बाद ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि वो यहाँ पर कोई राजनीतिक भाषण देने नहीं आए, बल्कि वे तो इस आंदोलन के लिए बधाई देने और खुशी के लड्डू खिलाने आए हैं। उन्होंने दावा किया कि संघर्ष इसी तरह चलता रहेगा तो निश्चित रूप से तीनों कृषि कानून वापस होंगे। इससे पहले मंगलवार को ओम प्रकाश चौटाला गाजीपुर बॉर्डर भी पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत से मुलाकात के बाद कुछ देर उनके साथ एक कमरे में गोपनीय बैठक भी की थी। कहा जा रहा है कि इस बैठक में किसान आंदोलन को लेकर आगे की रणनीति पर चर्चा की गई थी। बता दें कि ओम प्रकाश चौटाला, उनके बेटे अजय चौटाला और कई अन्य लोगों को साल 2000 में 3000 से ज्यादा जूनियर बेसिक शिक्षकों की गैरकानूनी तरीके से भर्ती करने के मामले में सजा सुनाई गई थी। इस मामले में पूर्व सीएम को 10 साल की जेल की सजा हुई थी। सरकार ने अपने एक आदेश में कहा था कि जिन कैदियों ने अपनी 10 साल की सजा के 9.5 साल पूरे कर लिए हैं, उन्हें 6 महीने की विशेष छूट देकर जेल से रिहा कर दिया जाएगा। यह फैसला कोरोना महामारी को देखते हुए लिया गया था। ओम प्रकाश चौटाला ने अपनी सजा के 9 वर्ष 9 माह पूरे कर लिए थे, जिसके बाद उन्हें रिहा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ऑक्सीजन की कमी से अपनों को खोने वाले केंद्र को कोर्ट में ले जाएं, संजय राउत। जी हां दोस्तों, शिवसेना सांसद संजय राउत ने बुधवार को कहा कि कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी से अपने परिजनों को खो देने वाले लोगों को केंद्र सरकार को अदालत में ले जाना चाहिए। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने एक दिन पहले ही राज्यसभा को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की ओर से ऑक्सीजन की कमी की वजह से किसी की मृत्यु होने के संबंध में कोई विशेष जानकारी नहीं दी गई। राउत ने सरकार के इस उत्तर पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, अनेक राज्यों में काफी लोग ऑक्सीजन की कमी से मारे गए। जिन लोगों के रिश्तेदार ऑक्सीजन की कमी की वजह से मारे गए, उन्हें केंद्र सरकार को अदालत में ले जाना चाहिए। शिवसेना के राज्यसभा सदस्य ने संवाददाताओं से बातचीत में सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, केंद्र सरकार सच से भाग रही है। मुझे लगता है यह पेगासस का असर है। शिवसेना के मुख्य प्रवक्ता ने कहा, यह पता लगाना होगा कि जिन लोगों के रिश्तेदार
कर्मचारियों की ऑक्सीजन की कमी की वजह से मृत्यु हुई। क्या वे इस मुद्दे पर संसद में दिए गए केंद्र के जवाब पर भरोसा करते हैं या नहीं? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने कहा था कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की तरफ से ऑक्सीजन की कमी के चलते हुई मौतों की जानकारी नहीं दी गई है। इसके बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल, शिवसेना सांसद संजय राउत समेत कई नेताओं ने सरकार पर सवाल उठाए थे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ममता की दिल्ली पर नजर, बीजेपी के खिलाफ नया फ्रंट बनाने की तैयारी। जी हां दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने आज गुरुवार को साफ साफ कहा कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक नया फ्रंट बनाने की जरूरत है। उन्होंने यह भी कहा कि लोकसभा चुनाव के अभी 3 साल बाकी हैं, लेकिन हमें बहुत जल्द शुरुआत करनी होगी। टीएमसी के शहीद दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दूसरी विपक्षी पार्टियों के नेताओं से अपील की है कि किसी एक दिन मीटिंग बुलाई जाए और आगे का खाका तैयार किया जाए। इसी महीने ममता 3 दिन के लिए 27 जुलाई को दिल्ली जा रही हैं। वह वहां 29 जुलाई तक रहेंगी। ममता ने विपक्षी पार्टियों के नेताओं से अपील करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में अभी 3 साल बाकी है, लेकिन हमें बहुत जल्द शुरुआत करनी होगी। अगर कोरोना के हालात सुधरते हैं तो इसी जाड़े में कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान में विपक्षी नेताओं के साथ रैली करेंगे। सत्ता में आए तो मुफ्त में राशन। ममता बनर्जी ने तो यहां तक ऐलान कर दिया कि अगर उनका फोरम सत्ता में आता है तो पूरे देश को मुफ्त में राशन दिया जाएगा। चर्चित पेगासस मुद्दे पर ममता बनर्जी ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि वह अपना फोन भी प्लास्टिक से ढककर रख रही है, यहां तक कि फोन का कैमरा भी प्लास्टर किया हुआ है। केंद्र सरकार को भी प्लास्टर लगा देना चाहिए। ममता ने भी हाई लोडेड वायरस बताया। उन्होंने कहा कि अभिषेक बनर्जी का फोन टैप हुआ तो उनका भी हुआ, क्योंकि वो अभिषेक और पीके से बात करती हैं। इसी मुद्दे पर ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप करने की मांग की है और स्वतः स्फूर्त मामला शुरू करने का आग्रह किया है। ममता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जज भी जासूसी से नहीं बचे हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को स्वतः स्फूर्त मामला शुरू करना चाहिए या फिर उनकी ओर से स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन करना चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। समाजवादी पार्टी का आज से चुनावी शंखनाद। लखनऊ से उन्नाव के लिए निकले अखिलेश यादव। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक पार्टियों ने कमर कसनी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी आज से यूपी में रथ यात्रा की शुरुआत कर रही है। सपा मुखिया अखिलेश यादव लखनऊ से उन्नाव के लिए निकल चुके हैं। भारी बारिश के चलते वह बीच रास्ते में रथ थामेंगे। करीब 150 जगहों पर रथ यात्रा का सम्मान प्रोग्राम आयोजित किया जाएगा। ग्राम सरौसा में मनोहर लाल इंटर कॉलेज में मूर्ति अनावरण का प्रोग्राम तय किया गया था और इंटर कॉलेज में रैली की योजना थी, पर जिला प्रशासन ने इसकी अनुमति नहीं दी, जिसके बाद सपा ने अंतिम समय में प्रोग्राम में बदलाव किया। इससे पहले मंगलवार को उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व सपा प्रमुख अखिलेश यादव लोकसभा सांसद और पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को देखने अस्पताल पहुंचे। अखिलेश यादव दिल्ली से लौटकर सीधे मेदांता अस्पताल पहुंचे और उपचार कर रहे चिकित्सकों से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य के संबंध में जानकारी ली। मंगलवार को पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी की सरकार को जासूसी नहीं करानी चाहिए थी। जब जनता ने उन पर भरोसा किया, केंद्र में बहुमत की सरकार बनी और यूपी में इतने बड़े पैमाने पर सरकार बनी, तब आप किसी व्यक्ति का फोन रिकॉर्ड कर क्या जानना चाहते हैं? इसका जवाब तो देना ही चाहिए। अगर बीजेपी ने कराया है तो यह दंडनीय अपराध है, और अगर बीजेपी की सरकार यह कहती है कि उनकी जानकारी में नहीं है तो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए इससे बड़ा खतरा और क्या होगा कि कोई फोन टैप कर रहा हो और भारत सरकार को जानकारी ना। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पेगासस जासूसी कांड, आज से हर प्रदेश में मोर्चा खोलेगी कांग्रेस। खड़गे बोले, डर्टी पॉलिटिक्स बर्दाश्त नहीं। जी हां दोस्तों, पेगासस जासूसी कांड को लेकर केंद्र सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस बुधवार को देश भर के हर प्रदेश में मोर्चा खोलेगी। कांग्रेस इस मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग को लेकर हर प्रदेश में बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और बृहस्पतिवार को पार्टी की प्रदेश इकाई राजभवन के बाहर प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा, पेगासस रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का टेलीफोन भी हैक किया गया। यही नहीं, 2019 के आम चुनाव में भी मोदी सरकार ने जासूसी कराई थी। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कपिल सिब्बल ने पेगासस जासूसी मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में कराने की मांग की है। साथ ही सरकार से इस पर संसद में श्वेत पत्र जारी कर यह बताने की मांग की कि इसमें इजरायली स्पाईवेयर का इस्तेमाल हुआ है या नहीं। अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिब्बल ने गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान पर निशाना साधा जिसमें उन्होंने कहा था, जासूसी का यह आरोप केवल भारत को बदनाम करने के लिए लगाया गया है। सिब्बल ने कहा, देश को बदनाम नहीं किया गया है, बल्कि आपकी सरकार के कृत्यों से सरकार बदनाम हुई है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा, पेगासस मामला एक गंभीर राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंता है और सरकार को इस पर अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए। थरूर ने कहा, यह साफ हो चुका है कि भारत में फोन की जांच दरअसल पेगासस की घुसपैठ थी। उन्होंने कहा, यह उत्पाद केवल सरकारों को ही बेची जाती है, तो सवाल उठता है कि किस सरकार को बेचा गया। यदि भारत सरकार कहती है कि उसने नहीं किया तो किसी और सरकार ने किया, तब तो यह राष्ट्रीय सुरक्षा का और भी गंभीर मामला है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
दिल्ली के बॉर्डर पर जमे किसान नेता 22 जुलाई से जंतर मंतर पर करेंगे किसान संसद। जी हां दोस्तों, किसान यूनियन ने मंगलवार को कहा कि संसद के मौजूदा मानसून सत्र के दौरान जंतर मंतर पर एक किसान संसद का आयोजन करेंगे और 22 जुलाई से प्रतिदिन सिंघू बॉर्डर से 200 प्रदर्शनकारी वहां पहुंचेंगे। इससे पहले दिन में दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के साथ बैठक में एक किसान नेता ने कहा कि किसान कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की मांग को लेकर जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे और कोई भी प्रदर्शनकारी संसद नहीं जाएगा जहां मानसून सत्र चल रहा है। किसान नेताओं ने कहा, हम 22 जुलाई से मानसून सत्र समाप्त होने तक किसान संसद आयोजित करेंगे और 200 प्रदर्शनकारी हर दिन जंतर मंतर जाएंगे। प्रत्येक दिन हर एक स्पीकर और एक डिप्टी स्पीकर चुना जाएगा। पहले 2 दिनों के दौरान एपीएमसी अधिनियम पर चर्चा होगी, बाद में अन्य विधेयकों पर हर 2 दिन चर्चा की जाएगी। राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिव कुमार कक्का ने बताया कि 22 जुलाई से प्रत्येक दिन 200 किसान पहचान पत्र लगाकर सिंघू बॉर्डर से जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करने के लिए जाएंगे। बता दें कि केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई कर रहे 40 से अधिक किसान यूनियन के संयुक्त किसान मोर्चा ने योजना बनाई थी कि 22 जुलाई से हर दिन लगभग 200 किसान मानसून सत्र के दौरान संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन करेंगे। संसद का मानसून सत्र सोमवार को शुरू हुआ और 13 अगस्त को समाप्त होगा। इस बाबत कक्का ने कहा, हमने पुलिस को सूचित कर दिया है कि मानसून सत्र के दौरान हर दिन 200 किसान सिंघू बॉर्डर में बसों में जंतर मंतर जाएंगे। यह एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन होगा और प्रदर्शनकारियों के पास पहचान का बैज होगा। इसके साथ उन्होंने कहा, जब पुलिस ने हमें प्रदर्शनकारियों की संख्या कम करने के लिए कहा तो हमने उन्हें कानून व्यवस्था की स्थिति पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा और आश्वासन भी दिया कि विरोध शांतिपूर्ण होगा। इसके अलावा उन्होंने बताया कि पुलिस की ओर से अभी तक कोई लिखित सूचना नहीं मिली है। उन्होंने कहा, पुलिस को सूचित किया गया कि विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण होगा। हम सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक जंतर मंतर पर बैठेंगे। कोई भी संसद नहीं जाएगा और न ही हम किसी राजनीतिक व्यक्ति को विरोध प्रदर्शन में आने दिया जाएगा। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।